आयतनात्मक विश्लेषण वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। आयतनात्मक विश्लेषण सीरीज का ये हमारा छठा वीडियो है। इस भाग में हम जानेंगे सूचक पदार्थों के बारे में, यानी कि इंडिकेटर्स। इसके पूर्व के वीडियो में हम ये जान चुके कि आयतनात्मक विश्लेषण क्या होता है, उनमें क्या क्या पद काम में लेते हैं, अनुमापन के सिद्धांत क्या है, ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन के क्या सिद्धांत है, ऑक्सीकारक अपचायक पदार्थों के मानक विलयन कैसे बनाते हैं, जो प्राथमिक मानक विलयन नहीं है उनका मानकीकरण कैसे करते हैं, और किस तरह से हम टाइट्रेशन यानी कि अनुमापन कर सकते हैं। पूर्व की वीडियो में हम ये भी जान चुके कि जब टाइट्रेशन यानी कि अनुमापन हम करते हैं तो उनमें सूचक का प्रयोग करते हैं। यह सूचक इंगित करते हैं कि अभिक्रिया कब पूर्ण हो जाती है। तो इस सीरीज के इस छठे वीडियो में हम जानेंगे कि सूचक पदार्थ क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके प्रमुख उदाहरण क्या हैं, और ये सूचक पदार्थ किस तरह से कार्य करते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन में अंतिम बिंदु ज्ञात करने के लिए कुछ सूचकों का प्रयोग किया जाता है। उनमें है स्वयं सूचक यानी कि सेल्फ इंडिकेटर, बाह्य सूचक यानी कि एक्सटर्नल इंडिकेटर, आंतरिक या रेडॉक्स इंडिकेटर यानी कि इंटरनल या रेडॉक्स सूचक। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ इंडिकेटर की, स्वयं सूचक। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इनमें जिस दो विलयन के मध्य हम अनुमापन यानी कि टाइट्रेशन कर रहे हैं वह खुद ही रंग परिवर्तन के द्वारा अभिक्रिया पूर्ण होने की यानी कि अंतिम बिंदु की हमें सूचना दे देते हैं। किसी भी एक अभिकारक के रंग में परिवर्तन से हम ये ज्ञात कर लेते हैं कि हमारी अभिक्रिया पूर्ण हो चुकी है और अंतिम बिंदु आ चुका है। तो इस तरह के जब अनुमापन करते हैं कि किसी एक ही अभिकारक पदार्थ के रंग से हमें ज्ञात हो जाए कि अंतिम बिंदु कहाँ है, तो ऐसे टाइट्रेशंस में, ऐसे अनुमापनों में किसी बाह्य सूचक की आवश्यकता नहीं होती है। यह अभिकारक खुद ही सूचक की भांति कार्य करते हैं और ऐसा अभिकारक फिर स्वयं सूचक यानी कि सेल्फ इंडिकेटर कहलाता है। एक उदाहरण से इसे स्पष्ट करते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट और फेरस अमोनियम सल्फेट की अगर हम टाइट्रेशन करें, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट और ऑक्जेलिक एसिड की हम टाइट्रेशन करें, तो जब ये टाइट्रेशन अम्लीय माध्यम में की जाती है तो पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 खुद सूचक की भांति कार्य करता है। तो इन टाइट्रेशन में KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट स्वयं सूचक है। आप यहां स्क्रीन पर दो अभिक्रियाएं देख पा रहे हैं। पहली अभिक्रिया दो पंक्तियों में लिखी हुई है और फिर दूसरी अभिक्रिया दी है। कुल दो अभिक्रियाएं यहां दी हुई है। अंतिम बिंदु से पहले विलयन रंगहीन होता है। तो पहली अभिक्रिया को देखें कि फेरस अमोनियम सल्फेट और KMnO4 की जब टाइट्रेशन की जाती है, इन दोनों के मध्य में जब अभिक्रिया होती है तो मैग्नीज का सल्फेट बनता है जो कि रंगहीन होता है। तो जब तक KMnO4 का मैग्नीज फेरस अमोनियम सल्फेट के सल्फेट आयन से अभिक्रिया कर मैग्नीज सल्फेट बनाता रहता है, तब तक तो विलयन रंगहीन रहता है। उसके बाद में थोड़ी सी ज्यादा मात्रा होते ही KMnO4 की, तो अंतिम बिंदु के रूप में हमें गुलाबी या बैंगनी रंग
दिखने लगता है। कि शुरू में जब हम गुलाबी रंग का KMnO4 डालते हैं तो उसका रंग जो गुलाबी है तो KMnO4 से मैग्नीज निकल जाता है और वो मैग्नीज सल्फेट बना लेता है, तो विलेन में KMnO4 की उपस्थिति नहीं होती है। और चूंकि मैग्नीज सल्फेट का कोई रंग नहीं होता, वह रंग ही कलरलेस होता है, तो हमें विलेन में कोई रंग नजर नहीं आता है। जैसे जैसे मैग्नीज और सल्फेट अभिक्रिया करते रहते हैं तब तक विलेन रंगीन रहता है। उसके बाद में जब पूरा मैग्नीज सल्फेट बन जाता है, उसके बाद में जब हम KMnO4 की थोड़ी सी भी मात्रा का डालते हैं तो उसका जो गुलाबी रंग है वह विलेन में आ जाता है और वह हमें सूचना देता है कि यहाँ पर अभिक्रिया पूर्ण हो चुकी है। तो इस तरह से KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर यानी कि स्वयं सूचक की तरह कार्य करता है। तो यह तो था कि स्वयं सूचक क्या है। अब बात करते हैं बाह्य सूचक की। तो अभी हमने देखा कि स्वयं सूचक वो होते हैं कि जिन दो विलेन में हम टाइट्रेशन करा रहे हैं उनमें से कोई एक विलेन इस सूचक की तरह कार्य करता है। और जब हम आगे पढ़ेंगे आंतरिक सूचक तो उसको हम विलेन में मिला देते हैं, लेकिन जो बाह्य सूचक है उसको विलेन में मिलाया नहीं जाता है। तो जो याद रखने वाली बात है कि बाह्य सूचक को जो अनुमापन के विलेन है उनमें मिलाया नहीं जाता है। तो कुछ ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन ऐसे होते हैं जिनमें अंतिम बिंदु ज्ञात करने के लिए सूचक को अभिक्रिया मिश्रण में नहीं डाला जाता है। ऐसी अभिक्रियाओं में सूचक को बाह्य रूप से एक्सटर्नली हम यूज करते हैं और जो पदार्थ इस तरह सूचक की भांति कार्य करते हैं उनको हम बाह्य सूचक या एक्सटर्नल सूचक कहते हैं। इसको एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। फेरस अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट की टाइट्रेशन की जाए, वो भी अम्लीय माध्यम में, तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड का जो हमें प्रयोग बाह्य सूचक के रूप में कर सकते हैं। तो टाइट्रेशन हम कर रहे हैं फेरस अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट की। इसके पहले हमने पढ़ा था कि फेरस अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट की जब अम्लीय माध्यम में टाइट्रेशन करते हैं तो KMnO4 खुद ही स्वयं सूचक की भांति कार्य करता है। लेकिन यदि फेरस अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट की टाइट्रेशन कराई जाए तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड को एक्सटर्नल इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाता है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड फेरस आयन के द्वारा गहरे नीले रंग का एक संकुल बनाता है, जबकि फेरिक आयन के साथ में यह हल्के पीले रंग का संकुल बनाता है। तो जब हम ये टाइट्रेशन करेंगे तो फेरस का जो आयन है वो फेरिक में कन्वर्ट होगा और ये हम बाह्य सूचक की सहायता से पता लगा लेंगे। इसको टाइट्रेशन में किस तरह से उपयोग में लेते हैं इस पर चर्चा करते हैं कि जब हम प्रैक्टिकली इस तरह के टाइट्रेशन करते हैं तो फेरस सल्फेट विलेन में लगभग आधा टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट H2SO4 मिलाते हैं जिससे कि माध्यम अम्लीय हो जाए। अब फिर ब्यूरेट में हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को भरते हैं, फेरस सल्फेट का विलयन कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं, उसमें डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं और फिर ब्यूरेट से बूंद बूंद कर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट मिलाते हैं। जो जो हम डाइक्रोमेट का विलयन उसमें मिलाते जाते हैं तो अभिक्रिया की में से एक बूंद ग्लास रॉड की सहायता से किसी और इंस्ट्रूमेंट की सहायता से उसकी एक बूंद निकालते हैं और उसको ऐसी पट्टिका पे ऐसी टाइल पे रखते हैं जहां फेरिसाइनाइड की भी हम कुछ बूंदे डाल देते हैं। अब अगर उस फेरिसाइनाइड पर हमने अपने अभिक्रिया मिश्रण की एक बूंद डाली और नीला रंग आने लगा तो इसका अर्थ यह कि हमारे अभिक्रिया मिश्रण में अभी तक फेरस आयन हैं और वो पूरे टाइट्रेट नहीं हुए हैं। अब हम फिर K2Cr2 मिलाएंगे, एक बार फिर चेक करेंगे अभिक्रिया मिश्रण से एक बूंद निकालकर, अगर नीला रंग आ रहा है इसका अर्थ होगा कि फेरस आयन अभी भी उपस्थित है
और इस प्रक्रिया को तब तक दोहराएंगे जब तक कि नीला रंग आना बंद न हो जाए। जैसे ही नीला रंग आना बंद हो जाएगा, इसका अर्थ हुआ कि फेरस आयन अब उपस्थित नहीं है और हमारी टाइट्रेशन पूरी हो चुकी है। क्योंकि इसमें बार बार हम अभिक्रिया मिश्रण से एक एक बूंद कर निकालते रहते हैं, तो बिल्कुल सही परिणाम हमें प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि अभिक्रिया मिश्रण के आयतन में कुछ कमी हो जाती है। इसलिए वर्तमान में बाह्य सूचकों का प्रचलन अब कम हो गया है। इनके स्थान पर अब आंतरिक सूचकों का यानी कि इंटरनल इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। तो अब तक तो हमने बात की स्वयं सूचक की और बाह्य सूचक की। स्वयं सूचक में अभिक्रिया मिश्रण में किसी प्रकार का कोई सूचक नहीं डालते हैं। दोनों अभिकारकों में से कोई एक सूचक की भांति कार्य करता है और वह स्वयं सूचक कहलाता है। जब बाह्य सूचक की बात करते हैं तब भी अभिक्रिया मिश्रण में कोई भी सूचक नहीं मिलाया जाता है, बल्कि सूचक को अभिक्रिया मिश्रण के बाहर से ही हम काम में लेते हैं। इन दोनों के विपरीत आंतरिक सूचक वो हैं जिनको कि हम जो हमारा अभिक्रिया का मिश्रण है या जो दो विलयन के बीच में हम टाइट्रेशन कर रहे हैं, उनमें किसी एक में उसको मिलाया जाता है। तो आंतरिक या रेडॉक्स सूचक, इंटरनल या फिर रेडॉक्स इंडिकेटर, ये वे पदार्थ होते हैं जो उत्क्रमणीय ऑक्सीकरण अपचयन युग्म बनाते हैं तथा ऑक्सीकृत एवं अपचयित अवस्था में इनका रंग भिन्न भिन्न होता है। यानी ये इस तरह के इंडिकेटर हैं, एक तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो करते हैं और एक पेयर बनाते हैं ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का, और दोनों ही अवस्थाओं में इनका कलर अलग अलग होता है। अनुमापन का जब अंतिम बिंदु नजदीक होता है तो ऑक्सीकरण विभव में परिवर्तन होता है, और जब उनका ऑक्सीकरण विभव में परिवर्तन होता है तो इन सूचकों का या तो ऑक्सीकरण या अपचयन होने से उनके रंग में परिवर्तन आ जाता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। फेरोइन सूचक जो है वो ऑक्सीकृत अवस्था में तो हल्के नीले रंग का होता है, जबकि अपचयित अवस्था में यह लाल रंग का होता है। इसको स्क्रीन पर अभिक्रिया के रूप में दर्शाया गया है कि जब ये हल्का नीले रंग का है तो वो +3 स्टेट का है, और जब लाल रंग का है तो +2 स्टेट का है। क्योंकि जो ये रेडॉक्स इंडिकेटर है उनमें जो कलर चेंज है एक फिक्स पोटेंशियल पर ही होता है, तो किसी पर्टिकुलर टाइट्रेशन में वही सूचक काम में हम ले सकते हैं जिसका कि जो रेडॉक्स पोटेंशियल है वह जो हमारा अभिक्रिया का अंतिम बिंदु है उसके जो रेडॉक्स पोटेंशियल है, उसका जो रेडॉक्स विभव है उससे कोइंसाइड होता हो। अब ये जो रेडॉक्स सूचक यानी कि जो इंटरनल इंडिकेटर्स है उनका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे कि ये ऑक्सीकरण विभव के आधार पर काम करते हैं, तो इनको हम उस आधार पर दो समूह में वर्गीकृत कर सकते हैं। कम सामान्य विभव वाले इंटरनल इंडिकेटर या रेडॉक्स इंडिकेटर। कम विभव से यह तात्पर्य यह है कि 0.76 वोल्ट से कम विभव वाले। कुछ सूचक जैसे कि मेथिलीन ब्लू, सेफ्रेनिन, इनका जो प्रयोग है हम टाइटेनस और क्रोमस विलयनों में करते हैं। सामान्यतः रसायन विज्ञान की प्रयोगशालाओं में इनका काम नहीं होता है, जबकि जो बायोलॉजी की लेबोरेटरीज है उनमें इनका प्रयोग अधिक होता है। ऑक्सीजीन, डायमीन, इंडिगो सल्फोनिक अम्ल, इंडोफिनोल, ये कुछ इस समूह के सूचक हैं जिनका कि सामान्य विभव 0.76 से कम होता है। ये सुगमता पूर्वक रंगहीन रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जब इनको टाइट्रेशन मिक्सर में डालते हैं तो यह आसानी से कलर से कलरलेस हो जाते हैं, जैसे इंडिगो, मेथिलीन ब्लू। यहां आपके स्क्रीन पर इंडिगो का स्ट्रक्चर प्रदर्शित किया गया है। इसी तरह से कम सामान्य विभव वाला एक अन्य सूचक है 2,6 डाइक्लोरोफिनोल इंडोफिनोल। इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी का जब टाइट्रेशन करते हैं
उसमें काम में लेते हैं। अब बात करते हैं अधिक सामान्य विभव वाले रेडॉक्स इंडिकेटर या इंटरनल इंडिकेटर। इस समूह में कई इंडिकेटर्स हैं, उनमें कौन कौन से देखते हैं। डाइफेनिलएमीन और उसके डेरिवेटिव्स, ट्राइफेनिल मेथेन डाइज, ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन और उससे रिलेटेड कुछ कॉम्प्लेक्सेस, कुछ इरिवर्सिबल डाइज जैसे पेरारोसेनिलीन, मेथिल वॉयलेट, और कुछ अकार्बनिक निकाय और कुछ विशिष्ट पदार्थ जिनके की उदाहरण यह स्क्रीन पर दर्शाए गए हैं। ये सारे वो इंटरनल इंडिकेटर्स हैं जो कि अधिक सामान्य विभव पर काम में लिए जाते हैं। अब इनके कुछ उदाहरणों की बात करते हैं। फेरोइन या ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन फेरस है। इसे ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन की फेरस लवण 3:1 के साथ अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। इसका विभव 10.6 वोल्ट से ज्यादा होता है। इसकी संरचना आपको स्क्रीन पर दर्शाई गई है कि किस तरह से ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन ने फेरस लवण बनाया है, यह यहाँ चित्र में इंगित किया गया है। प्रबल ऑक्सीकारकों द्वारा सूचक का गहरा लाल रंग नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो जब कभी फेरोइन को हम इंडिकेटर की तरह काम में लेते हैं तो जो गहरा लाल रंग उत्पन्न होता है वह टाइट्रेशन होने पर नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। इसमें जो रंग में परिवर्तन हो रहा है वो काफी तीव्र होता है, शार्प होता है और इसका विलयन स्थायी होता है। इसलिए फेरोइन को हम इंडिकेटर की तरह काम में आसानी से ले सकते हैं। डाइफेनिलएमीन। डाइफेनिलएमीन का कंसंट्रेट H2SO4 में जो विलयन है वो कलरलेस यानी कि रंगहीन होता है। इस विलयन में जब कोई ऑक्सीकारक रिएजेंट डाला जाता है तो डाइफेनिलएमीन का कलरलेस द्विलक बन जाता है जो पुनः ऑक्सीकृत होकर गहरे रंग का डाइफेनिल बेंजीडीन वॉयलेट बनाता है। यहाँ स्ट्रक्चर में दोनों बता रखे हैं कि पहले बताया हुआ है कि जब ये कलरलेस है तो डाइफेनिल बेंजीडीन कैसा होगा, और जब ये ऑक्सीडाइज हो जाता है तो वॉयलेट कलर का एक कॉम्प्लेक्स बनाता है डाइफेनिल बेंजीडीन वॉयलेट। इस सूचक का प्रयोग फेरस आयन के पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अनुमापन में कर सकते हैं। अंतिम बिंदु पर डाइफेनिल बेंजीडीन वॉयलेट जो कि स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पर दर्शाया गया है, इसका निर्माण होता है और इसका विलयन जो है वो गहरे नीले रंग का हो जाता है और अंतिम बिंदु आसानी से पहचान में आ जाता है। तीसरा उदाहरण लेते हैं एन-फेनिल एथेनोलिक एसिड। तो सोडियम कार्बोनेट में एन-फेनिल एथेनोलिक एसिड का 0.1% विलयन बनाए तो उसे भी हम इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हैं। इस सूचक के साथ में फॉस्फोरिक एसिड की आवश्यकता नहीं होती है और जब एन-फेनिल एथेनोलिक एसिड को हम इंटरनल इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं तो अंतिम बिंदु पर हरा रंग बैंगनी लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। एन-फेनिल एथेनोलिक एसिड अन्य सूचकों से अधिक महत्वपूर्ण है और प्रायोगिक कार्यों में अमूमन हम एन-फेनिल एथेनोलिक एसिड को ही यूज करते हैं। चौथा और अंतिम उदाहरण है डाइफेनिल बेंजीडीन। कंसंट्रेट H2SO4 में डाइफेनिल बेंजीडीन का 1% सॉल्यूशन बनाए तो उसे भी हम इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हैं। पर जब इसको यूज करते हैं तो टाइट्रेशन में हमें ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को भी यूज करना होता है। अंतिम बिंदु पर हरा रंग बैंगनी रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार आज हमने जाना कि सूचक कितने प्रकार के होते हैं और उनके मुख्य उनमें सूचक कौन कौन से हैं। धन्यवाद।